कमजोर व्यक्ति के सर पर ताज रख दीजिए तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है साहब। ये जो एक लाइन मन मस्तिष्क पर लिख गई है, एक लाइन लिखी गई है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है, ये सबसे ज्यादा सत्यानाश हुक्मरान बनने के चक्कर में हुआ है। ये खुश करने वाले काम चल रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 MP चाहिए, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तो ये लाइन हटा दीजिए दिमाग में से हमें क्या हमें देश का हुक्मरान बनना है। सरकार कोई भी रहे, आपके सामाजिक संगठनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सरकार का गरेबान पकड़ कर ये पूछ सके कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ। तो नेताओं का चक्कर छोड़ दो, ये बेचारे अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने भैया भतीजों को बचाने के चक्कर में लगे। कोई इस चक्कर में लगा कि मैं कहीं से राज्यसभा चला जाऊं, कोई इस चक्कर में लगा कि मुझे कोई MLC बना दे, कोई इस चक्कर में लगा कि मुझे कुछ भाई कुछ और दे दे। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि आपको इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ जीना है तो आपको अपनी सामाजिक शक्ति बनानी होगी। अगर इस देश का मनुवाद किसी से डरता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवाद से डरता है। तो 11% लोग सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। जिस दिन आप कंधे पर लाठी लेकर के निकलोगे ना, जय भीम का नारा लगाते हुए, उस दिन ये आगे आगे होंगे और आप पीछे पीछे होंगे। नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए, नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए। ये जो एक लाइन मन मस्तिष्क पर लिख गई है, एक लाइन लिखी गई है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है, ये सबसे ज्यादा सत्यानाश हुक्मरान बनने के चक्कर में हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुक्मरान बनने के चक्कर में हुआ है। बताइए मुझे, क्या समस्या का समाधान सरकार है? सरकार अगर आपकी बन जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या कभी इस देश के बनिए ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? कभी ब्राह्मण ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? जाट और गुजरों ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? कभी नहीं कहा। तो क्या उनका शोषण होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस पर विचार करिए। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सिस्टम में है। सरकार हमारे वालों की हो, उनके वालों की हो, सपा वालों की हो, बसपा वालों की हो, कच्चे वालों की हो, किसी की भी हो, सिस्टम में वही लोग बैठे हैं, सिस्टम वही चला रहे हैं। ये बात को ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी CM बना दिए, एक दलित बना दिया। साहब लोग बड़े खुश हुए कि साहब वो दलित को डिप्टी CM बना दिया। तो मैं तुझे क्या मिल गया? तू अपना बताना, तेरे लड़के को नौकरी मिल गई, तू वाइस चांसलर बन गया, तेने MBBS कर लिया, तेने कोई हॉस्पिटल खोल लिया, तेने कोई स्कूल खोल लिया, कुछ नहीं खोला। ये खुश करने वाले काम चल रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 MP चाहिए, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तो ये लाइन हटा दीजिए दिमाग में से हमें क्या हमें देश का हुक्मरान बनना है। इतना ध्यान रखिए, सरकार कोई भी रहे, आपके सामाजिक संगठनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सरकार का गरेबान पकड़ के ये पूछ सके कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ। वो अपने नेताओं से ये पूछ सके कि हमारे SC ST वेलफेयर का जो पैसा है, जो 22% हमारे विकास के लिए मिलता है, वो सरकार ने कब, कहां और कैसे खर्च किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस दिन इस देश के दलित समाज के, बहुजन समाज के सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएंगे तो आप ध्यान रखना, वो दिन दूर नहीं है कि सरकार कोई भी बने वो आपके इशारे पर चलेगी। इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अपने इशारे पर चलाने वाला बनाइए। जैसे वर्तमान समय में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, तमाम लोग जो मुख्यमंत्री प्रदेशों के बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नागपुर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस विचारधारा से जुड़े हैं। एक सामाजिक संगठन जो गैर बराबरी पर टिका है, जो देश के संविधान को नहीं मानता, मनुस्मृति को मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाकर के लमलेट होते हैं, मुख्यमंत्री जाकर के लमलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा से निकल करके आए हैं। उनके पास में कोई मेरिट नहीं है, उनके पास में सिर्फ यही मेरिट है कि वो RSS की शाखा में जो है वो शाखा में जाते थे कच्छा पहन करके, और उसका इनाम उनको ये मिला, चाहे अमित शाह हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे अन्य किसी प्रदेश के गृह मंत्री वगैरह हो, उनको इनाम दिया गया कि आपको वाइस चांसलर बना दिया गया, आपको रीतू की जगह पर रख लिया गया, आपको लक्ष्मण यादव की जगह पर रख लिया गया। क्यों? क्योंकि आप शाखा में आपने 2 साल 4 साल गुजारे हैं। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस प्रोफेसर ने 14 साल बच्चों को पढ़ाया, उसका कोई योगदान नहीं है। तो मैं कहता हूं आप तमाम लोगों से, सरकार बनने से कुछ के भैया भतीजे मजबूत हो सकते हैं, सरकार बनने से 100-200 लोग करोड़पति बन सकते हैं, समाज का कभी भला नहीं होता है। समाज का भला करना है। मैं एक बात और जोड़ देता हूं इसी बात में कि अगर अमेरिका के अंदर ब्लैक्स का आंदोलन, आप तमाम लोग पढ़ना, मैंने पढ़ा है, अमेरिका के अंदर 1968 में ब्लैक्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की हो या सरकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका की हो, उन्होंने कहा सर हम आपको वोट किस शर्त पर दें और क्यों दें। उन्होंने बैठ करके एजेंडा सेट किया, एजेंडा के आधार पर उनको वोट किया। जो भी सरकार आई, जिसको भी उनकी सरकार को वोट की जरूरत थी, उन्होंने उनकी डिमांड पूरी की, तो समाज मजबूत हुआ। और जब समाज मजबूत हो गया तो फिर वो देश के राष्ट्रपति भी बने। कमजोर व्यक्ति के सर पर ताज रख दीजिए तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है साहब। लिहाजा मैं कहता हूं
कि सरकारें आएंगी जाएंगी, अपना भाईचारा बना करके रखिए। और एक उदाहरण बता देता हूं आपको, इस देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया गया तो लोग रोड पर उतरे, 13 बच्चे शहीद हुए। मुझे बताओ किसी नेता के आदेश पर हुआ? नहीं। इसी देश के अंदर 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हुआ तो किसी नेता के इशारे पर हुआ? नहीं। जितने आंदोलन हुए, रितु यहां बैठी है तो किसी नेता की ताकत से नहीं बैठी, वो तुम्हारी ताकत के अनुसार यहां बैठी है। तो इन नेताओं का चक्कर छोड़ दो। ये बेचारे अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने भैया भतीजों को बचाने के चक्कर में लगे हैं, यूपी से लेकर के बिहार तक। और जितने लोग हैं, कोई इस चक्कर में लगा कि मैं कहीं से राज्यसभा चला जाऊं, कोई इस चक्कर में लगा कि मुझे कोई MLC बना दे, कोई इस चक्कर में लगाया कि मुझे कुछ भाई कुछ और दे दे। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि आपको इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ जीना है तो आपको अपनी सामाजिक शक्ति बनानी होगी। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम की कोटेशन है। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि उस समाज की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। सामाजिक जड़ें हमारी खोखली हो गई, और जब सामाजिक जड़ें खोखली हुई तो हमारे हाथ में ना तो सत्ता बची, ना सत्ता में बैठने वाले लोग बचे। मैं आपसे कहता हूं, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सामाजिक ताकत बनाइए, आप अपने प्यार मोहब्बत से गली मोहल्ले में रहिए, बच्चों को इन हिंदूवादी संगठनों में जाने से रोकिए, उनको फूले अम्बेडकर पढ़ाइए। बच्चों से कहिए कि अगर आप 6 किताब स्कूल की पढ़ते हैं तो उसमें एक किताब और जोड़ लीजिए, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एक किताब और जोड़ लीजिए, गुलामगिरी, एक किताब और जोड़ लीजिए, उसके साथ में चमचा युग, एक किताब और जोड़ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। जब आप अपने बच्चों को दूध के निप्पल में दूध की जगह फूले अम्बेडकर आंदोलन पिलाओगे तो वो एक योद्धा तैयार होगा। और मैं फिर कहता हूं, जब ये वर्तमान समय में जो लोग इस देश में रूल कर रहे हैं, या पहले करते रहे या आने वाले समय पर आपकी गलतियों के कारण, आपके बिखराव के कारण करेंगे, उन तमाम लोगों से मेरी अपील, और आपसे भी कहता हूं, अगर इस देश का मनुवाद किसी से डरता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवाद से डरता है। क्योंकि बुद्ध से लेकर के वो बुद्धवाद से डरता है। क्योंकि तथागत बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब कांशीराम तक अगर इनको किसी ने हराया है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवादियों ने हराया है, और किसी की कोई ताकत नहीं है। मैं फिर आपसे पुनः अपील करता हूं, रितु की जब भी कॉल जाए आप आइए। मैं हमेशा से कहता हूं कि रितु की अकेले की लड़ाई नहीं है। रितु को तो नौकरी 2 महीने पहले ऑफर हो गई थी कि हम आपको प्रमोशन के साथ में नौकरी दे देते। मैं तो धन्यवाद देता हूं छोटी बहन को कि उसने वो प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। न्याय क्या है? न्याय रितु को तो मिल रहा था, नौकरी की जगह नौकरी मिल रही थी, लेकिन न्याय वो नहीं है। न्याय उससे बड़ा है। न्याय ये है कि इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैकलॉग है SC/ST का, उसको फुलफिल किया जाए। ये न्याय है। जिन लोगों ने रितु के खिलाफ षड्यंत्र किया, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, चाहे वो सविता रॉय प्रिंसिपल है, उसको उन पर FIR जो दर्ज है, उसके तहत जिन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, ताकि इस देश के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर अम्बेडकरवादियों से टकराओगे तो तुम्हारा हाय सविता रॉय जैसा होगा। इस देश के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर इस देश के अम्बेडकरवादियों से टकराओगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सविता रॉय जेल में नहीं जाएंगे। जब वो जेल चले जाएंगे उसके बाद में फिर और मांगों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में हमारी शुभकामना रितु के साथ है कि वो इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बने, ताकि इस देश के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम कोई जाति के आधार पर उत्पीड़न ना हो। मैंने परसों लक्ष्मण यादव जी और हम दोनों लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं वीडियो पढ़ा, मैंने कहा उस पर कि मैं तो चाहता हूं लक्ष्मण यादव आजमगढ़ से या किसी अन्य सीट से लोकसभा का चुनाव जीत करके आए। इस सरकार में, अगली सरकार में 5 साल के बाद में जब सरकार बदले तो जो सरकार उस समय रहे वो लक्ष्मण यादव को शिक्षा मंत्री बनाए। और जब लक्ष्मण यादव और रितु सिंह जैसे लोग शिक्षा मंत्री बनेंगे तो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और JNU के वाइस चांसलर को बुला करके कहेंगे कि बताओ 2020 और 2022 में जो एट्रोसिटी हुई थी क्यों हुई थी, इसका जवाब दो। उस कुर्सी पर जब तक हमारे अपने लोग नहीं बैठेंगे, न्याय पसंद लोग नहीं बैठेंगे, तब तक न्याय नहीं होगा। इस देश के अंदर समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जाति विहीन समाज के और कदम बढ़ाते हुए आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी आंदोलन हो, आपके पास समय कम है या ज्यादा है, आपके पास पैसा कम है या ज्यादा है, वो चलेगा। हम लोगों के पास में एक चीज है, वो है हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, हमारे लोगों की संख्या। आप जहां जाकर के खड़े हो, लोकतंत्र में क्या है, जिसके पास में संख्या ज्यादा है वो सरकार भी बना लेते हैं, वो आंदोलन भी चला लेते हैं। इनके पास में संख्या नहीं है। ये तो बिहार की जनगणना ने स्पष्ट कर दिया कि तो मुश्किल से 10%, 9.5% और 11% लोग हैं। तो 11% लोग सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। जिस दिन आप कंधे पर लाठी लेकर के निकलोगे ना, जय भीम का नारा लगाते हुए, उस दिन ये आगे आगे होंगे और आप पीछे पीछे होंगे। अभी तो यहाँ बैठे हैं, अभी तो बैठे। और मैं तो हमेशा कहता हूं, इस देश के अंदर, इस देश का अमन और चैन अगर कायम है तो इस देश के SC/ST के पेशेंस पर कायम है। जिस दिन उनका पेशेंस टूट गया, जिस दिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो मैंने अभी कहा कि ये आगे आगे होंगे और आप पीछे पीछे होंगे। और फिर आपसे हाथ जोड़ करके कहेंगे कि बताइए माँ बाप करना क्या है। तो आप इस ताकत को बनाए रखें। मैं पुनः रितु को साधुवाद देता हूं। और क्योंकि मैं
रीतू के साथ मेरा एक बहन भाई जैसा रिलेशन है, तमाम लोगों से मैं आता हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता कि हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, वो अच्छी बात है, हमारा काम है, बनाएंगे एज ए पत्रकार, लेकिन मैं एक चिंतक होने के नाते रीतू के साथ खड़ा हूँ। और न्याय की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए देश भर में जहाँ भी होगी, हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसका हिस्सा बने। रोड पर चलते फिरते आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको नीला झंडा और जय भीम का नारा सुनाई दे जाए, तो अपनी गाड़ी को, अपने टू व्हीलर को, अपनी साइकिल को रोक करके उस भीड़ का हिस्सा जरूर बनना, ताकि दुश्मन को यह पता चले कि इनकी संख्या इतनी है। धन्यवाद। जय भीम। जय